सो हेलो दोस्तों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे थर्ड लेक्चर है जो कि आज हम बताने वाले हैं इसमें कूलॉम्ब्स लॉ क्या होता है। बेसिकली इसी को देखने वाले हैं। ये इसमें अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी आगे का भी यूज होता है तो थोड़ा कन्फ्यूज करेगा, लेकिन ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सवाल भी होंगे आपसे। तो चलिए कूलॉम्ब्स लॉ अभी बता देता हूँ मैं। काफ़ी आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, हमें यहाँ पे देख लेते हैं। कूलॉम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्ब्स लॉ कुछ ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है बच्चों। जिस तरीका से आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या देखा था कि वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता था, उसी तरीका से यहाँ पे जो चार्ज है ना उनके बीच लगने वाला फोर्स को कूलॉम्ब्स लॉ बोल दिया जाता है। कूलॉम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैसा करके आप बोल सकते हैं। वहाँ पे मासेज था m1 m2 और यहाँ पे चार्ज है q1 q2। यहाँ पे चार्ज है Q1 Q2 और कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी चीज़ें लगभग लगभग रिलेट कर पाएंगे आप, सेम टाइप का होता है। बोला जाता है इसमें कि इफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, ठीक है, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r डिस्टेंस। r डिस्टेंस दूर रखा गया है, दोनों चार्जेस को r डिस्टेंस दूर हमने रखा, तो इट इज़ फाउंड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम। अब बच्चों दो चार्जेज है, चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों सेम चार्जेस रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उनका नेचर है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपेल, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट, वही चीज़ है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मान लेते हैं कि चार्ज एक Q1 बना दिया हमने और एक चार्ज हमने Q2 बना दिया। दो चार्जेज छोटे छोटे से हमने बना दिए, तो अगर सेम चार्ज है तो वही चीज़ मैंने भी बताया, रिपेल करेगा। तो ये जो लॉ दिया गया है ना, तो इस लॉ के द्वारा फिर फोर्स, इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया, कूलॉम्ब्स अंकल जो थे हमारे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा है इसमें कि दो फोर्स रखते हैं और इन दोनों पे लगने वाला फोर्स जो है वो क्या आता है। उन्होंने बताया जो लगने वाला फोर्स है इन दोनों के बीच में, वो आ रहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक सेकेंड, वो आ रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और आगे देखा गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर था। मतलब ये है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ दूरी होगा, पॉइंट चार्जेज है तो इनके बीच का दूरी हम मान लेते हैं कि r है, ठीक है। तो उन्होंने जब कैलकुलेशन किया, ये बच्चों डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे ही नहीं वो लिख दिए थे, नींद में आया अरे ये तो फोर्स है, डायरेक्टली Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा नींद में नहीं आता है, ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, सालों की मेहनत लगती है, तो जाकर ये लॉ बन पाता है ना, ऐसे ही नहीं बन जाता है। तो बच्चों ये चीज़ उन्होंने बताया जो हम अभी आपको बता रहे हैं। और ऐसा बोलेंगे क्यों आया भाई, क्यों आया, तो वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना। एक टॉरिशनल टाइप का भी होता है, उसमें टेंशन के थ्रू भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है जो कि अभी आपको नहीं देखना है। आपको देखना होगा तो बाद में आप बहुत सारा गूगल सर्च करके, चैट जीपीटी करके बहुत सारी चीज़ें जानकारी पा सकते हैं वहाँ से। अभी हमें एग्जाम बेसिस पे, समझने के बेसिस पे ये समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें। तब यहाँ पे पता चला कि फोर्स क्या है ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो क्या लाएंगे, कुछ लाना पड़ेगा ना, ये ऐसे ही तो आंसर ऐसे ही तो नहीं लिख देंगे, प्रोपोर्शनलिटी इसको हटाना होगा। क्या होगा हटाने पर, एफ जो आ जाएगा अब हमारे पास, वो के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि के क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल देते हैं उसको, के को क्या बोल देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और भी बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो एक कांस्टेंट ला दिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ला सकते हैं, सॉरी ये वाला के कांस्टेंट, क्योंकि इसको हटाना रहता है ना बच्चों, ला सकते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि जो फोर्स आ रहा था ना, ये आ रहा था बच्चों, अब आप रिलेट कर पाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था, वहाँ पे जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था, सिमिलर टाइप का था। चीज़ें समझ में आ गया हो आपको, तो यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 सेम या अपोजिट चार्जेज हो सकते हैं, ये चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज जो बोल सकते हैं आप, पॉइंट चार्जेज हैं ये। और अगर यहाँ पे आर देखें तो ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ी थोड़ी आगे और चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब फोर्स है तो यहाँ पे क्या है होगा, ये तो होगा ना, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगा, और फोर्स हम लोग न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो चीज़ें आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो इससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि कांस्टेंट के जो हम लाए हैं, है ना, प्रोपोर्शनलिटी हटा के, डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, और मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ओके, बहुत सही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको थोड़ी कुछ बताया नहीं ना कि ये कहाँ रखा गया है, ये चार्ज रखा गया है, रखा कहाँ गया है। तो बच्चों अगर आप देखें तो ये चार्ज रखा गया है हवा में, एयर में,
है ना, एयर में रखा गया है। अब इसी को चार्जेस को जाके पानी में रख देंगे तो ये फोर्स थोड़ा सा बदल जाएगा, ये फोर्स में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ना बच्चों, चेंज आ जाएगा, तो फोर्स में थोड़ा चेंज आ जाएगा क्योंकि मीडियम ही बदल दिया हमने। तो ये जो के है ना मीडियम पे डिपेंड करता है, ऐसे ही थोड़ी हमने कांस्टेंट रख दिया, ये मीडियम मीडियम वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो मान लेते हैं ग्लास में रख दिया, मान लेते हैं कि मेटल इसके बीच में रख दिया, है ना, तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, मीडियम डिफरेंट हो जाएगा। अभी हवा है, यहाँ पे क्या है, हवा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्टली लिख दिए। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे अगर फोर्स लिखना चाहें, जैसे मान लेते हैं ना कि Q1 Q2 अब यहाँ पे लिखते हैं और इसके बीच में क्या करते हैं ना कि बड़ा सा एक मीडियम डाल देते हैं, मीडियम डाल दिया हमने बच्चों, है ना। मीडियम मतलब अब कहेंगे बच्चों कि मीडियम इधर क्यों नहीं है, बच्चों इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यही सोचिए ना कि हमें फोर्स जो लिखना है उधर क्यों झूठों के बर्बाद करें हम। हमारे पास जो मीडियम है यही इसी के बीच में, तो क्योंकि फोर्स ऐसे ही तो लगता है, या ऐसे लगता है या ऐसे लगता है, यही तो लगता है, तो ये लीनियर लाइन पे ही तो लगता है बच्चों, ये लाइन पे ही तो लगता है, ठीक है। इस लाइन के थ्रू ही या तो उधर के डायरेक्शन में या तो अंदर के डायरेक्शन में, यही सिंपल सी बात है। और ये जो हमारे पास है ये क्या है ना बच्चों, ये कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। अभी बताता हूँ, ये मीडियम है बच्चों, मीडियम समझिए ना, कोई भी मीडियम मान लेते हैं, इस मीडियम को हमने कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मीडियम मान सकते हैं। हवा, हवा तो नहीं, हवा तो पीछे था, वाटर, एयर, ग्लास, माइका, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो अब क्या है, अब क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस तो आर है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक तो इसका डिस्टेंस आर आपको पता है। तो इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है चीज़ें बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, देखिए अब ये आ गया, जब ये आ गया हमारे पास, ये जब इनके बीच का कोई इसमें मीडियम आ गया तो इसका कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो आगे आपको बताएंगे। किधर गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मीडियम में अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, कुछ इसका होता है, कुछ इसका होता है, मान लेते हैं के, मान लेते हैं ये के दूसरा है बच्चों, है ना, ये के और ये के अलग है, ये अलग है ना, बताएंगे आपको, अभी क्लियर हो जाएगा, बस अभी आपको सिंपल चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जब मीडियम आ गया ना तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे बदल जाएगा, क्योंकि मीडियम आ गया है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स जो होगा एफ डैश इज नॉट सिमिलर टू एफ इन एयर, एयर में लगने वाला फोर्स के बराबर नहीं होगा, बस इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था, सिंपल है। तो इस पॉइंट से आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि जो फोर्स होता है वो के पे भी डिपेंड करता है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, न्यूटन में होता है। अगर के का अगर यूनिट आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, चार्ज के मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम्ब स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल है बच्चों। तो के का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका आप डायमेंशन भी बता सकते हैं, डायमेंशन भी बता सकते हैं एम्पियर वगैरह में। तो जो क्यू होता है ना, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, आई थिंक आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन बच्चों, एम एल टी माइनस टू होता है इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब कि एल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा क्यू बराबर आई टी एम्पियर स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एल थ्री टी माइनस फोर एट टू, कुछ इस टाइप का आ जाएगा के का डायमेंशन, ठीक है। अब बता सकते हैं आप सिंपली एम एल टू टी माइनस टू, ऐसा तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, काफ़ी आसान है। बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, ओके। अब हमारे पास जो ये के आया ना पीछे बच्चों, के आया ना, कैसे आया था, फोर्स का वैल्यू जो आपने लिखा ना, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये जो आपने लिखा, तो यहाँ पे के का वैल्यू जो होता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कहीं कहीं पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब बोलेंगे ये कहाँ से आ गया भाई, ये कहाँ से आ गया भाई, तो बच्चों ये और भी बहुत आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो ये के आया है, जो ये एप्सिलॉन नोट 1/4 पे एप्सिलॉन नोट हमने कहाँ से लिख दिया है, तो आपने अगर और फर्दर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट ये दो होता है। इन दोनों को अगर हम इन दोनों का ऐसे रूट ले लें तो ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है। तो यहाँ से कुछ रिलेशन बनता है, उसके बाद हम लोग इसको बता पाते हैं कि इसका ये होगा वैल्यू। तो बहुत आगे पढ़ने पे आपको पता चलेगा, वो अभी हमें भी नहीं पता है, हम आपको इसके बारे में क्या बताएं, बट ये होता है।
और कहाँ से आता है मैंने बता दिया आपको, जो स्पीड ऑफ लाइट आता है ना, पहले तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले वेलोसिटी ऑफ समथिंग निकाला, वो आया था इनके पास 1/√ओवर कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट C1 C2। तो इन्हें कांस्टेंट का वैल्यू जो दे दिया, म्यू नोट दे दिया और एक एप्सिलॉन नोट दे दिया, और इसको फिर कैलकुलेट किया तो C आ गया, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट आ गया। ठीक है, तो ये म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये होता है रिलेटिव, रिलेटिव नहीं, अभी तो ये एब्सोल्यूट है, तो म्यू नोट होता है तो एब्सोल्यूट होता है, तो ये होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी होता है। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे, देखिए परमिएबिलिटी यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे म्यू नोट से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे आते हैं जो हम लोग बता रहे थे आपको, तो एयर का फ्री स्पेस में जो होता है एप्सिलॉन नोट आता है, तो यहाँ पे वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि ये जो आता है वैल्यू, के का वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, के का वैल्यू जो होता है, हमने पीछे बताना आई थिंक भूल गया, के का वैल्यू जो कैलकुलेट करने से आता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है यहाँ पे, वो 9 × 10⁻⁹ आता है, जो वही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो और वहीं से अगर यहाँ पे अगर आप देखें के का वैल्यू जो आ रहा था, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, के इंटू 4 पाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये आता है आई थिंक 8.25 इंटू, मैं भूल रहा हूँ वैल्यू, 8.25 इंटू 10⁻⁻12 आता है आई थिंक, देखिएगा आप लोग कैलकुलेट करके यही आएगा। थोड़ा सा वैल्यू अगर चेंज होगा तो अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन इसी टाइप का आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आगे बोला जा रहा है बच्चों आपको कि रिलेटिव, मतलब रिलेट्स, ये कहाँ से आया, वही रिलेट्स करने के लिए बोल रहा है, रिलेट्स विथ एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन। कौन सा रिलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट आ रहा था 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट आ रहा था। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो एप्सिलॉन नोट था ये तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये म्यू नोट क्या हमारे पास आ रहा था, ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बच्चों, इसमें उतना अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बिल्कुल आसानी से आ जाएगा कि ये म्यू नोट क्या हो रहा है, इसको पर उतना अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो इन दोनों को करते हैं रूट अंडर, तो हमारे पास सी आ जाता है। एक्चुअली में पहले बताया मैंने कि ये वेलोसिटी आया था किसी चीज़ का, उसमें ये कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो इन दोनों को फिर देखा गया, तो इन दोनों को वैल्यू पुट किया गया, तो स्पीड ऑफ लाइट आ गया था। यहाँ से एक चीज़ और बता सकते हैं कि सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नोट, ऐसे करके चीज़ों को बता सकते हैं। और सी है क्या यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट है, काफ़ी आसानी से ये चीज़ यहीं से आता है। और इसके बाद अगर आप इसमें जो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आया था और सी का वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम जो बता रहे थे हम लोग कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कम्प्लीटली फिल्ड बिटवीन द चार्ज अरेंजमेंट एंड द चार्ज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम टेक्स प्लेस एंड द फोर्स बिटवीन देम इज देम सेम of two charges decreases by the factor of k is not a directly constant। ये बहुत अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी मुझे भी उतना समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाते हैं, जो मैंने अभी बता रहा था ना आपको, वही चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसीलिए तो बताया था बच्चों, बस अब इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर देना है। देखिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि हमने दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम डाल दिया है। ये पूरा अंग्रेजी में यही बोला जा रहा है कि अगर आप दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है, अब ये के दूसरा हो गया, अब यहाँ पे ये के वो नहीं है, के क्यू Q2 डिवाइडेड बाय R² वो नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ रहे हैं ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया ये बच्चों, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ाइएगा मत कि ओके ये के में, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम गड़बड़ कर देंगे, नहीं वो बताएगा आपको, अगर सवाल देगा तो बताएगा। ठीक है, तो ये के हमें पता चल गया कि ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और के यहाँ पे ये चीज़ बताता है ना, के आखिरकार बताता क्या है कि इसमें अब यहाँ पे फोर्स दूसरा हो गया, अब ये फोर्स दूसरा होगा, तो ये फोर्स जो लगने वाला है वो जो एयर का फोर्स था उसका 1/k टाइम्स, मतलब नीचे के आ जाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ फोर्स एफ डैश लगेगा। ठीक है, पीछे बताया था एफ डैश और एफ सेम नहीं होगा, मतलब कि एफ डैश जो अब आएगा वो आ जाएगा 1/k टाइम्स ऑफ एफ, ये बोल रहा है, ये चीज़ बोला जा रहा है आपको। ठीक है,
पहले का फोर्स का 1/k टाइम्स हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज ही तो होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मीडियम कुछ भी हो सकता है ना, ग्लासियर वगैरह, तो वो सब तो कम ही कर देंगे उसका ग्रेविटी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को कम कर देंगे, ठीक है ना। कितना कम कर देंगे आप देख सकते हैं, एफ डैश जो आ जाएगा हमारे पास 1/k इंटू 1/4πε0, ये कहाँ से आया, ओके का वैल्यू था उधर वाला, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आर इसलिए लिया हूँ ना कि आर इसकी दूरी है, ये वाला, ये जो है ना बच्चों, क्या बोलते हैं, ये मीडियम का दूरी है आर ही है, क्योंकि पूरा फील्ड किया गया है, फुल फील्ड है, इसलिए आर लिया है। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ से एफ डैश आपको पता चल गया कि ये आता है, यही चीज़ समझना है। आगे देखते हैं एक और चीज़ कि डाइलेक्ट्रिक जो अभी हमने बताया, इट इज़ अ नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर मटेरियल इन विच चार्जेस आर इजिली प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। वही चीज़ बोल रहा है, डाइलेक्ट्रिक के थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो रही हो ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड आता होगा, तो वही उसी के बारे में बोल रहा है कि वही होता है डाइलेक्ट्रिक। ये कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, लेकिन ये जो मीडियम है इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, और इसका एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको के बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो हवा बोल सकते हैं, H2 गैस डाल सकते हैं, उसके बीच में ग्लास डाल सकते हैं, माइका डाल सकते हैं, मेटल वोटल भी डाल सकते हैं, तो उनका वो सब मीडियम का वैल्यू ऑफ के चेंज होता रहता है। बोला वैक्यूम में एयर का वैल्यू, के का वैल्यू 1 होता है। ये क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब वैक्यूम और एयर का तो 1 हो जाता है, वाटर का 80, माइका का 6, ग्लास का इतना, और मेटल का देखें तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों हो गया, क्योंकि मेटल जो होता है ना बच्चों, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तुरंत जाके सरफेस पे फैल जाते हैं, जाकर सरफेस पे फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों उनके बीच में रिपल्सन कम हो जाए, तो उस सरफेस पे जाना चाहते हैं, है ना। आपको पता होगा कि कोई भी मेटल है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे सब जाकर ऊपर रहना चाहते हैं, सरफेस पे रहना चाहते हैं, तो बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, सारा पार्टिकल, सारा चार्ज बाहर चला गया, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया ना। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से क्या होता है, मेटल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनाइट पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई आ जाता है। तो ये अगर जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा ही। ये रिलेशन आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी समझिए चीज़ों को, मतलब थोड़ी सी चीज़ें वो जो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि सारी चीज़ें अगर अभी बताने लगेंगे तो जहाँ जो टॉपिक करना है वो नहीं कर पाएंगे वो, तो थोड़ी चीज़ें मान लीजिए, आगे सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आगे। बोला जा रहा है इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जिसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, थिकनेस टी है, पार्शियली फील्ड बिटवीन द चार्जेस बिटवीन द इफेक्टिव एयर, सेपरेशन बिटवीन देम इज बिकम, कुछ नहीं है। देखिए ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि वही बात है, एक चार्जेस Q1 और एक चार्जेस Q2 है। अब वहाँ पे तो हमने क्या किया था कि इनके बीच का जो डिस्टेंस, जो हमने मीडियम डाला था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, अब हम इस मीडियम को छोटा कर दिए। छोटा कर दिए मतलब कि ये यहीं पे है, इतना ही छोटा है, बाकी इधर एयर है, बाकी साइड तो एयर है बच्चों, ये पूरा इधर एयर ही है। बस यहाँ पे इसके बीच में एक, कहीं पे यहाँ भी डाल सकते थे, कहीं पे हमने एक मीडियम रख दिया, हमने एक मीडियम रख दिया जिसका वही के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और इसका थिकनेस बच्चों ना ये टी दिया हुआ है, देखिए आपका सवाल में यहाँ पे देखिए थिकनेस टी है। तो इसके वजह से इफेक्ट आएगा, जिस तरीका से फोर्स पीछे बदल जा रहा था, पूरा बड़ा सा हम लोग अगर इतना बड़ा रख दिए थे, तो उसी तरीका से इसके वजह से भी तो फोर्स बदलेगा। कितना बदलेगा, देखिए जो पहले था, हम लोग पहले पढ़े हैं कि एफ डैश का वैल्यू 1/k टाइम्स ऑफ एफ हो जा रहा था, ठीक है। अगर ये चीज़ को सेम करना है, अगर हमको ये चीज़ को सेम करना है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, सोचिए ना बच्चों। अगर हमें इस फोर्स को, मतलब ये जो पहले वाला फोर्स और ये जो अभी वाला फोर्स है, इनको इक्वेट करना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल। देखिए जो नया वाला फोर्स क्या होगा, वही के, मतलब 1/4πε0, कन्फ्यूजन नहीं हो इसीलिए 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि कुछ आर डैश है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये नया वाला फोर्स है। तो नया वाला फोर्स में हमें नहीं पता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, नया वाला फोर्स में नहीं पता है, सोचिए बच्चों। और इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ इंटू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर हमें पता था, पहले वाला देखिएंगे आप,
पहले वाला देखेंगे यहाँ पे, तो ये आर हमें पता है पहले वाला, लेकिन जो अभी जो आया है फोर्स, इसमें ये आर का वैल्यू ये चेंज हो गया है, क्योंकि के से मल्टीप्लीकेशन हो गया है इसमें, तो वैल्यू आर का चेंज हो गया है। तो देखेंगे ओवरऑल तो वैल्यू आर का चेंज हुआ, क्योंकि के से मल्टीप्लाइड हुआ है ना बच्चों, तो वो हमें नहीं पता, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली आर डैश ले लिया है। तो अब चीज़ें देखेंगे तो कैंसिल आउट होंगे, ये और ये कट जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो आर डैश का वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास, रूट के टाइम्स ऑफ आर आ रहा है, ठीक है। पीछे वाली केस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा होगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे क्या चीज़ होगा आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ऐसे समझ सकते हैं फोर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा कि वही 1/4πε0 तो लिख ही सकते हैं, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करते हैं। तो आर स्क्वायर में ये डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये वैक्यूम की वजह से, वैक्यूम मतलब वैक्यूम नहीं समझिए, एयर की वजह से, इधर तो एयर पार्टिकल्स अवेलेबल है ना, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, तो एयर इधर अवेलेबल है, तो इसके वजह से तो वही होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर नहीं, टी कुछ दूरी ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको पता है ये है आर, लेकिन यहाँ पे एक छोटा दूरी टी क्या है ना, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा था ना, अब आ रहा है तो इसको हटा देंगे, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हटा देते हैं, तो टोटल दूरी कितना है, आर माइनस टी कर देंगे, आर माइनस टी कर देंगे। ये पूरा दूरी आर था, उसमें से ये टी को हटा देंगे, क्योंकि ये थिकनेस ही इतना है। और ये ऐसे समझिए ना, डाइलेक्ट्रिक ऐसा है, स्लैब टाइप का ऐसा, और नीचे अंदर तक गया है, अंदर तक गया है, ऐसा बॉक्स टाइप है ऐसे, और अंदर तक भी गया, 3D में है बच्चों। ये कर दिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट ये आंसर नहीं हो गया बच्चों, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, नहीं ठीक है, एयर की वजह से हमने लिख लिया यहाँ पे ये दूरी इतना होगा, लेकिन अब ये है ना, ये भी कुछ इफेक्ट करेगा। पहले वैक्यूम मतलब पहले एयर की वजह से हमने लिख लिया यहाँ पे, ये दूरी बदल गया, और अब ये डाइलेक्ट्रिक जो डाला गया है, तो इसके वजह से भी तो कुछ यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, कुछ डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर अगर आर डैश का वैल्यू मतलब कि नया वाला दूरी को रूट के टाइम्स ऑफ आर कर दें तो फोर्स सेम हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। पीछे जो है इसका दूरी, ये आर को चेंज, ये जो नया वाला दूरी हो जाएगा, नया वाला दूरी आर डैश, उसको रूट के टाइम्स ऑफ आर कर देंगे ना, तो फोर्स सेम हो जाएगा। ये चीज़ समझना है, मतलब दूरी को बदलेंगे तो फोर्स सेम हो जाएगा, तो हमें एक्चुअली में करना फोर्स को सेम ही है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे इतना दूरी, अगर हम इतना दूरी ऐड कर दें, इसमें ऐड कर दें, तो ये फोर्स वही रह जाएगा जो पहले था। यही चीज़ हमको समझना पड़ेगा बच्चों हम लोग को। तो यहाँ पे इसमें कितना दूरी ऐड करना है, रूट के टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे आर ही नहीं लिख देंगे, आर क्यों लिखे थे पीछे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पूरा में फैला हुआ था, लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सिर्फ टी में फैला हुआ है, तो बस टी लिख देंगे, सिंपल सी बात। अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, अब यहाँ पे एफ का वैल्यू ये होगा, अब वैल्यू एफ का यहाँ पे ये होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं किया, ये नहीं भूलना है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हमने कर दिया। बेसिकली चेंज इस प्रकार से होता है, फोर्स इतना हो जाएगा, आर का दूरी हम बदल के फोर्स सेम कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं रहता तो भी फोर्स का वैल्यू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आता, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वही आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझना है कि हम आर को कैसे चेंज करें कि फोर्स सेम रह जाए, 1/k टाइम्स ऑफ एफ ही रह जाए। उसके बाद इसको यहाँ पे डाल के कर देते हैं, बहुत आसान है बच्चों, इतना हार्ड है नहीं। अब वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लो, तो ये तो काफ़ी आसान है यार, वेक्टर आपने पढ़ा है ना बच्चों, तो आसान ही तो होना चाहिए, आसान ही तो होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ मतलब क्या, ऐसे समझ लीजिए कि अभी आपने क्या पढ़ा, फोर्स का वैल्यू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पढ़ा, ठीक है, यही पढ़ा। तो हमें क्या करना है, अब डायरेक्शन बताना, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, एक बात समझना है, वेक्टर आ गया तो मतलब डायरेक्शन को समझना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। फिर अगर डायरेक्शन हमें बताना ही है तो ऐसे नहीं बता सकते हैं, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब कि जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड ले लिया और ऊपर हमने इसका डायरेक्शन दिखा दिया, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली में इसका मतलब यही होता है ना कि Q1 है और ये Q2 है, तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कि वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये पता होना चाहिए ना। इसीलिए ये आर वेक्टर होता है, और वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख दिया और इसका डायरेक्शन ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन ही तो बताना है अल्टीमेटली, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन ही तो बताना है बच्चों। तो ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या होता है, आर वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर और आर का डायरेक्शन, ठीक है, ये चीज़ तो हम लिख ही सकते हैं।
तो अब यहाँ पे एक और चीज़ इसमें बदला जा सकता है, क्या बदला जा सकता है, के Q1 Q2 तो ऐसा ही रहेगा। ऊपर अगर हमने आर वेक्टर को ऐसे लिख दिया, आर वेक्टर इक्वल टू, मतलब सॉरी, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर था, एक और आ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यही फोर्स बन जाएगा फिर। सिंपल सी बात है बच्चों, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज ही तो किया हमने। तो यहाँ पे ये क्यों किया गया, क्योंकि हमें डायरेक्शन दिखाना था और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया। किया जा सकता है ऐसे, ओवरऑल बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ऐसा ध्यान वगैरह नहीं देना है। एक और सिंपल सा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, जिसमें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज। बेसिकली ये बहुत आसान है, ये तो बस ऐसे ही नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो एफ न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये सबसे बड़ा फोर्स लगता है, और फिर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर एफ वीक फोर्स, और एफ ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे छोटा होता है। ये फोर्स कहाँ पे लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगता है, दो मासेज के बीच में, है ना, बिटवीन टू मासेज के बीच में, है ना बच्चों। एफ वीक फोर्स किस में लगता है, बिटवीन, जिसमें नहीं होता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव होते हैं ना उसमें, जैसे 2He4 नहीं होता है हीलियम एटम्स के बीच में। और एक यहाँ पे लगता है मैग्नेटिक फोर्स, जो एफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, मतलब क्या हुआ, एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जब चार्ज पार्टिकल्स चलने लगा हो उसमें मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मूविंग चार्जेस, है ना। बहुत सिंपल है बच्चों ये। और न्यूक्लियर फोर्स आप समझ ही रहे होंगे, जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का जब डीके होता है तो वही रेडियम वगैरह है ना, वहाँ पे एफ न्यूक्लियर लगता है, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे वास्ट होता है। यूरेनियम मान सकते हैं 238 होता है ना इसका, ये सब आप समझ सकते हैं। रेडियम हो गया, ये सब बीच को इनके बीच में, इनके एटम के बीच में लगता है जो न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसका वैल्यू लगभग रेंज करता है, पता है आपको, मतलब 10⁻, आई थिंक 39 के रेंज में होता है, इतना भास्ट होता है ना बच्चों, इस रेंज में होता है। इसमें लगने वाला फोर्स लगभग 10⁻37 के रेंज में होता है, इसमें लगने वाला 10⁻ लगभग 27, इसमें 1 हो जाता है, इसके कंपैरिजन में 1 हो गया है, इनके कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए इन ये ऑर्डर को बस ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये भी काफ़ी ईजी है, ये तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इसको हमने ग्रेविटेशन में भी देखा था कि सुपरपोजिशन में क्या होता है ना, कि दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे मास से कोई इफेक्ट नहीं होता उसका। यहाँ पे वैसे ही दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज से कोई मतलब नहीं रखता है। वही अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज इज द नंबर ऑफ चार्जेस, द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू ऑल चार्जेस। बिल्कुल सिंपल है, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज दे दिया है Q, और यहाँ पे मान लेते हैं Q1 Q2 Q3, ऐसे चलते चलते Qn तक पहुँच गए, ठीक है ना। तो चार्जेस कुछ इस फॉर्मेट में है, तो इनके बीच का दूरी मान लेते हैं कि ये वेक्टर दूरी होगा ना, तो ऐसे 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 ये सब दूरी ऐसे ऐसे है ना। ये मान लेते हैं कि R1 दूरी, ये है R2, ये R3, ये Rn-1, ये Rn हो गया, ये वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली बोला जा रहा है, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम फोर्स देख रहे हैं F1, वैसे ही अगर F2 फोर्स होगा बच्चों, तो वो भी F1 और बाकी के फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स F1 है, उसका वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना कि Q1 डिवाइडेड बाई जो भी R1 दूरी है। उसी तरीके से अगर हम F2 लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं Q2 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई R, ये स्क्वायर होगा R2 का स्क्वायर। मतलब इसी तरीक़ा से फोर्स चेंज होता चला जाएगा, F1 F2 F3। इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई भी इंडिविजुअल दूसरे फोर्स नहीं आ रहे हैं, ये सब नहीं आ रहे हैं। अगर हम दो चार्ज के बीच में फोर्स लिख रहे हैं तो वो वही रहेगा, उसको बाकी चार्जेस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर हम सम करते जाएँ तो Fn हमारे पास आ जाएगा, जो कि आ जाएगा, मान सकते हैं Qn डिवाइडेड बाई R ऑफ n का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इन सारे फोर्स को ऐड कर दें तो F नेट हमारे पास आएगा, जो क्या होगा, सबको ऐड कर देते हैं, वही F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn तक आ जाएगा, जो कि काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। देखते हैं आगे। ओके, एक सवाल है, बहुत आसान सा सवाल, आप लोग कर सकते हैं, इसको खुद से भी किया जा सकता है। बोला जा रहा है 2 स्मॉल बॉल्स है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज Q है, ऑन ईच सस्पेंडेड विद इंसुलेटेड स्ट्रिंग, इक्वल लेंथ है, ठीक है, L मीटर का,
फ्रॉम हुक फिक्स्ड स्टैंड से है, ठीक है। होल सेटअप इज सैटेलाइट स्पेस, ओके ओके, मतलब बेसिकली ये है कि अभी ये पृथ्वी पे रखा गया है, आप जहाँ पे देख रहे हैं वहीं पे रखा गया है, इसके बाद इसको उठाकर स्पेस में ले जाया जाता है। तो अभी अगर ये यहाँ पे है, एयर में है, अभी ये अगर एयर में है तो क्या होगा, ये दो चार्ज हैं, Q1 और Q दोनों Q है, Q और Q है। तो अभी इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं F इक्वल टू एयर में जो लग रहा होगा के Q1, सॉरी Q है ना, दोनों Q ही हैं, सेम चार्ज है तो Q स्क्वायर लिख देते हैं, डिवाइड बाई इनके बीच का दूरी जो कि R स्क्वायर होगा, हमें नहीं पता है ये दूरी R होगा, नहीं पता है। अब इसी को उठाकर स्पेस में ले जाते हैं, है ना। अब इसी चीज़ को उठाकर हम लोग स्पेस में ले जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे वैक्यूम हो, वैक्यूम जहाँ पे हवा नहीं होता है, नो एयर, अगर हवा नहीं है तो नीचे लगने वाला फोर्स ही नहीं होगा mg का। अभी तो नीचे एयर में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ये होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ठीक है। और एक ग्रेविटेशनल भी होगा, वो क्या हो जाएगा, वही एफ ग्रेविटेशनल हम लोग बोल सकते हैं ना, जी m1 m2 डिवाइड, अगर मास दिया हो तो m1 m2 डिवाइडेड बाई वही आर स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल सा। इनके बीच में लगने वाला दूरी, सॉरी इनके बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है, अगर मास दिया हो तो। ये सब चीज़ें करेंगे कब, जब एयर में होगा, जब बच्चों स्पेस में चला गया, वैक्यूम आ गया तो कुछ दिक्कत ही नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं, तो बस ये वाला लगेगा, बस ये वाला लगेगा। तो सोचिए ना, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे लटका हुआ था, अब हवा नीचे खींचने वाला ही नहीं है, तो बस बाहर लगने वाला फोर्स क्या है, दोनों सेम चार्ज है तो धक्का देगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऐसे करके नीचे जो लटके हुए थे दो पार्टिकल यहाँ यहाँ पे, ये ऐसे थे तो अब ऐसे हो जाएंगे, और ये दूरी हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये दूरी L है और ये दूरी L है, तो ऐसे करेंगे तो 2L हो जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, F क्या हो जाएगा, के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L का स्क्वायर, सिंपल। तो आंसर तो हमारे पास साफ साफ दिख ही रहा है, यही होगा, और दोनों 180 डिग्री पे हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कुछ और होगा यहाँ पे, और ये धीरे 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 ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो ये क्या एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपली हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आसान सा है। एक और सवाल काफ़ी आसान सा बच्चों, देख लेते हैं। बोल रहा है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस की, अच्छा, कोई भी दो चार्जेज है जिनके बीच में लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन है, अगर उनके बीच का दूरी 0.06 मीटर है। इफ ईच चार्ज, प्रत्येक चार्ज को, दोनों को हमने मूव किया टुवर्ड ईच अदर, मतलब दोनों को पास पास में ला दिया 0.01 मीटर से, देन फोर्स बिटवीन क्या क्या, मतलब कि चार्ज क्यू है, देखिए ये Q1 Q2 मान लेते हैं दो चार्ज, इनके बीच में शुरू में दूरी कितना था, 0.06 मीटर, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद हमने क्या किया कि ये Q1 था और ये Q2 था, इनको पास पास ला दिया, तो सोचिए ना इसको कितना खसकाया होंगे, यहाँ से बोल रहा है ईच को, प्रत्येक को हमने 0.01 मीटर खिसका दिया, मतलब कि 0.01 मीटर इधर ला दिया और इसको भी 0.01 मीटर इधर ला दिया, तो दोनों को इधर लाने पे क्या होगा, इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा दूरी, 0.04 मीटर बच्चों, ये चीज़ समझना है, ठीक है। यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था अगर ये दूरी था तो, है ना, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 0.04 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स का वैल्यू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 0.06 का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो 5 के बराबर था। तो अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.06 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.04 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों, 5 इंटू, आखिरकार कटेगा तो कितना हो जाएगा, सोचिए ना आप ही बच्चों, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमें पता है 9, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, नोचो के क्या है, 9×45/4, मतलब कि 11 पॉइंट समथिंग 25 के आसपास आएगा न्यूटन। तो यही आंसर हो जाएगा हमारे पास, यही आंसर हो जाएगा, सिंपल, काफ़ी आसान है यार करने के लिए सब आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक और सवाल, टू चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का है एंड अपोजिट इन पोलैरिटी, मतलब चार्ज का पोलैरिटी अपोजिट है, मतलब कि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, ओके। इक्वल चार्जेस हैं, मतलब कि ये प्लस का क्यू है तो ये माइनस का क्यू है, और दोनों चार्जेस को रखा गया है, कुछ डिस्टेंस पे है, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एफ है,
इफ 75% चार्ज ऑफ वन ट्रांसफर टू द अनदर। ओके, इसका चार्ज 75% हटा लिया जाता है। अगर ऐसा है तो इनिशियली था, तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? आप बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। मान लेते हैं ना कि इसका 75% चार्ज इसको दे दिया जाता है। वही बोल रहा है कि 75% चार्ज इज ट्रांसफर टू द अनदर, तो इसका 75% इसको दे देते हैं। ये पूरा अभी 100% है। लेकिन चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है? हमने बताया था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो निगेटिव है इसके पास ज़्यादा चार्ज है तो ये इसको देगा, ना कि ये इसको देगा, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज इसको देगा। ये 75% अपना इसको दे दिया, मतलब कि अगर ये 75 दे दिया तो कितना बचा इसके पास? माइनस का Q/4। 75 मतलब कि 3Q/4। समझिए ना बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा Q है तो इसको तोड़ देंगे 75% में, तो ये कितना हो जाएगा? 3Q/4। 3Q/4 और 25% क्या हो जाएगा? Q/4। बिल्कुल सिंपली हम बता सकते हैं, है ना? बिल्कुल सिंपली हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे वही 75% दे दिया गया है इसको। इसके पास बचा कितना? 25%, जो कि ये है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता चल गया ये इसको दिया गया है इधर वाला को। ये प्लस का ऑलरेडी 100% ये है, शुरू में दोनों 100% थे, लेकिन अब 75% इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो बोलेंगे कि 175%। नहीं, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव चार्ज इसको दिया है। आ रहा है समझ में? ये नेगेटिव चार्ज इसको दिया है, निगेटिव का 75% और पॉजिटिव का 100%। तो ओवरऑल पॉजिटिव का 25% ही तो बनाएगा। सोचिए ना चीज़ों को बच्चों, सोचेंगे तो मज़ा आएगा। तो अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? दोनों अपोजिट चार्जेज हैं, तो दोनों अपने पास पास की तरफ फोर्स लगाएंगे। कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? फोर्स का वैल्यू क्या होगा? के Q1 Q2 मतलब Q/4 ये है और ये भी Q/4 है, डिवाइडेड बाई R²। आर तो वही रहेगा। कितना आ गया? KQ² डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स ऑफ R²। यहाँ पे फोर्स क्या था? KQ² डिवाइडेड बाई R²। सिंपल। अब चाहे तो दोनों का साइन ले सकते हैं, तो नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे KQ² बाई R² कितना है? F है, F/16। F डैश है ये नया वाला, तो नया वाला F डैश का वैल्यू हो गया F/16। बिल्कुल आसानी से हम लोग बता दिए, ये आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से चीज़ों को किया जा सकता है बच्चों। अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे होगा सवाल। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों बड़ा वाला थैंक यू। मिलेंगे तब तक के लिए, ओके बाय।